हम बात भी रशिया की ही करेंगे। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है। और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, क्योंकि उनका पहला बाइलैटरल मीटिंग है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और या तो इसके पीछे ये देखा जाए कि देखिए, ये है ना कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जाती वैसे भी आपको पता ताल्लुकात। एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। दूसरा, तार साहब, अगर देखा जाए तो 80-81 पैराग्राफ्स हैं दोनों मुल्कों के जो जॉइंट बायलैटरल स्टेटमेंट जारी हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, न्यूक्लियर, काउंटर टेररिज्म, कश्मीर का भी जिक्र किया तार साहब, वो जो कश्मीर में उनके जो फौजी जिनकी जानें चली गई। हालांकि मोदी साहब को पिछली बारी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वो मिल चुका था, इस बार फिर से मिला है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा न्यूज। तो पिछली बारी जो था आज भी मिला। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आज भी मिला, पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये दोनों देशों की दोस्ती का। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर, एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न्ड गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, डेवलपमेंट रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट, वही आर्कटिक रीजन पे जो है, क्योंकि रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है, उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी और ये वो काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब कि मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए, आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या, आप देख लीजिए, मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपसे बता नहीं सकता। रशियन सर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ना इस टाइप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर, वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत हुई। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब, पुतिन साहब चाहते हैं फ्रॉम मोदी साहब। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। जैसे यूक्रेन का कहना है कि वो जो डोनेस्क लुहांस्क वाला रीजन है वहां से निकले, जबकि वहां पे रशिया ने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्लेबिसाइड करवा करके और उसको अपना पार्ट बना दिया है। तो इनका डिमांड है कि आप वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज था वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम नहीं मानते, वो हमारा वो इलाका है। दूसरा कि कुछ और इलाके में जो रशियन फोर्सेज एडवांस किए हैं वो कहने पीछे हट जाएं। दूसरा वो ये कहने कि हम नेटो में भी जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड रख दी है जो व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए मानना मुश्किल हो जाएगा। तो आई गेस कि एक 1-to-1 मैसेज पास हो जाएगा, फिर वही 1-to-1 मैसेज व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को पास हो जाएगा, एंड देन मोदी साहब विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंडिया की गुड ऑफिसेज में जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है, इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा।
लेकिन सर और भी दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना को भी हम काउंट कर सकते हैं बड़ी कंट्रीज में। तो ये दोनों कंट्रीज इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही हैं इस तरह की वॉर को रोकने के लिए। अमेरिका के लिए तो कहा जा रहा है कि जी वो हथियार बेच रहा है, इस वजह से शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो चाइना भी जो है वो भी खामोश है। तो भारत जो है वो हर जगह जाकर जो है, अगर मोदी जी ने ही सारे डिस्प्यूट का हल कराने, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। क्योंकि जाहिर है एक डिस्प्यूट ये भी है, दूसरा जो है वो इसराइल और हमास के दरमियान भी चल रहा है, वहां पर भी जो है मोदी जी को ही का ही नाम लिया जा रहा है। नहीं देखिए, ऐसा है कि डिस्प्यूट्स कई है, रिजॉल्व कई लोग कराना चाहते हैं, पर आप सबको आर्बिट्रेटर तो नहीं बनाते ना। याद रखे, इमरान खान साहब का समय याद है जब उनको डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं आप लोग के कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए तैयार हूं, और मुझसे मोदी साहब ने कहा था कि ये मामला रिजॉल्व करवा दो। तो इंडिया ने बार बार कहा है कि हमें अपने कश्मीर मुद्दे पे किसी फॉरेन के हेल्प की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो होंगे वो दौड़ के जाना चाहेंगे। कौन ये नहीं क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैंने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया। मगर पॉइंट ये कि दोनों पार्टी आपको पहले आर्बिट्रेटर तो बनाए, दोनों पार्टी को आपके ऊपर भरोसा तो हो। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो उसके बाद जो हमारे यहाँ यूक्रेन के एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो एक नाम है, उनका नाम है पूरी दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी। और ये बात बार बार वो कह रहे हैं, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन साहब, कि अगर हमें किसी पे भरोसा है तो वो पुतिन पे, वो मोदी साहब पे। वो ऑनेस्ट आदमी है, वो अपने देश का वेलफेयर देखते हैं, उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है। तो वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए आर्बिट्रेटर करोगे तो मैं जानता हूं कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे किसी बाहरी ताकतों से। तो ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग नहीं बनना चाहते, मगर क्या शी जिनपिंग को पुतिन साहब एक्सेप्ट करेंगे? क्या शी जिनपिंग को व्लादिमीर जेलेंस्की एक्सेप्ट कर लेंगे? और अगर ये दोनों कर भी ले तो क्या इनको वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। मगर मोदी जी एक ऐसा फेस है कि इनको सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और उसका रीजन है कि मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने 10 साल जो क्रेडिबिलिटी अर्न की है पूरी दुनिया में अपने कुशल नेतृत्व की, और उनकी जो एक ट्रांसपेरेंट और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की जो पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है भारत की, कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है वो मोदी साहब लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग नहीं चाहते। शी जिनपिंग साहब ने कहा कि हम ईरान वाला मैटर सॉल्व करा सकते हैं, गए तो थे वो ईरान और सऊदी अरेबिया को बैठा करके मैटर सॉल्व करने। हुआ भी था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा 1 साल 6 महीने पहले एक रेजोल्यूशन भी साइन हुआ था बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया। कर तो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरे चाइना और रशिया, इट्स नॉट एट द सेम टर्म जो रशिया और इंडिया है भाई। पुतिन साहब हैव फेथ इन मोदी साहब, जिसे कहते हैं आंख बंद करके वो बात मानने को तैयार होंगे, क्योंकि मोदी साहब इकलौते हैं जिन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद भी पुतिन साहब ने ये नहीं कहा कि ये आदमी ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये बात कह रहे वो सत्य है। और इस वॉर को शुरू करके पुतिन साहब ने एक बेकार का फ्रंट खोल दिया, बेकार का नुकसान हो रहा है। मैं रशिया में था, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की दिक्कतें होती है वो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल मतलब यही है कि अगर वो कर रहे हैं एक्सेप्ट तो स्वीकार है, लेकिन कोई जिनपिंग साहब को नहीं चाहता, कोई बाइडेन साहब को नहीं चाहता। पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है, और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट हिम। तो सर इजराइल से भी बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि रशिया में ठीक है वॉर चल रही है कई साल से, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान जो हमें नजर आता है सोशल मीडिया की हद तक, अगर हम बात करें या टीवी चैनल की हद तक, तो हमें ऐसा लगता है कि इजराइल और जो फलस्तीन या हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है, तो वहां पर लोगों की ज्यादा जाने जा रही है, वहां पे ज्यादा टेंशन और प्रॉब्लम है। तो उस वॉर को या उस लड़ाई झगड़े को मोदी जी कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके ख्याल से? नहीं, कुछ देखिए, तीन चीजें होती हैं जब डिस्प्यूट होता है ना। एक पार्टी 1 हो गई जिसका डिस्प्यूट है पार्टी 2 के साथ, और तीसरा होता है जज। अब आपकी मान लीजिए मेरा डिस्प्यूट है मिस्टर एक्स के साथ, मैं कह रहा हूं आरजू जी आप मेरी जज बन जाइए। अगर आप जज नहीं बनना चाहती तो हम आपको जबरदस्ती तो जज नहीं बना सकते ना। इजराइल और पैलेस्टाइन या इजराइल और हमास का वॉर, इजराइल और ईरान का वॉर, ये वॉर पॉलिटिकल नहीं है। इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो उस इलाके के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से है। अगर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, कोई अगर कमर्शियल डिस्प्यूट हो, कोई अगर सोशल डिस्प्यूट हो, तो आप उसको कुछ कर भी लेंगे।
लेकिन आप जिस कल्चर और जिस सिस्टम को नहीं समझते वहां जाके आप अपने हाथ क्यों गंदे करेंगे? जैसे इंडिया ने श्रीलंका में एक बार भेजी तो थी अपनी ट्रूप्स, हमने भेजी थी, पीस कीपिंग मिशन थी, हमने किया, हमारा कोई उसमें एक्टिव वॉर में रोल नहीं था, लेकिन हमें कितनी भारी उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री साहब की उसमें हत्या कर दी गई। तो बेकार की चीजों में हम क्यों उलझ जाएं? हम क्यों जाकर के अमेरिका कहता तो है कि भैया अफगानिस्तान में सेना भेजो, अफगानिस्तान में सेना भेजो, हम नहीं भेजते। हमें पता है कि वहां भेजने का मतलब क्या होगा। हमास और पैलेस्टाइन का वॉर दुनिया की कोई ताकत नहीं रिजॉल्व करा सकती, सिवाय तब तक कि एक इसमें से कोई खत्म ना हो जाए या दोनों को ये सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाए, और इसका कोई जज नहीं हो सकता। ये वो लड़ाई है जिसमें तो जब एक हारे, जब एक खत्म होगा तो दूसरा जीतेगा, बस यही उसका अंत है और कोई अंत नहीं है इसका। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आप इसमें कोई लीगल आप लॉ बताएंगे, इसका हक ये है, उसका हक वो है, वो मानने कोई तैयार नहीं है। सबके अपने अपने, कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान, अगर मेरी नजर से देखिए कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान कहता है मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को एक नजर से देखता है और हम दुनिया को एक नजर से देखते हैं। उसी प्रकार इजराइल दुनिया को एक नजर से देखता है, हमास दूसरी नजर से देखता है। लेकिन सर कश्मीर में बाहर कुछ भी कहिए, ठीक है, वो जो टेररिस्ट जाते रहते हैं और जो कुछ होता रहता है, लेकिन वो हाल तो नहीं है जो वहां पर हमास और फलस्तीन उसमें इजराइल के दरमियान है, ये जो एक जंग हो रही वही है, होती है कहीं भी, वो हालत तो नहीं है कि वही इतने है, सेम हजारों सेम। लोगों देखिए, की जाने जाती। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। कश्मीर में चूंकि ये लोग जानते हैं कि कश्मीर जो है वो बेसिकली आप सिर्फ रिलीजन के नाम पे अलग मान रहे हो, वरना कश्मीर सदियों से भारत का था, और उसके उसके जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा आपको पुराना नहीं जाना होगा, वो तो आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो पॉइंट जी मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सोशल रिलेशन है वो दोनों सेम नहीं है। लेकिन इसराइल का केस क्या है कि इसराइल के जो जूस हैं वो अस्केंजाई जूस हैं, वो आकर के बसे हैं यूरोप से, और उनका ये कहना है कि ये जो अरब का जो पॉपुलेशन है, ये एक समय में बहुत लिमिटेड अरब होते थे, इन्होंने कल्चरल इंपीरियलिज्म के थ्रू अपने आप को पूरे अरेबियन पेनिनसुला में अपनी भाषा और ये फैलाकर, अब अफ्रीका के लोग भी, इजिप्ट के लोग अपने आप को अरब कहते, वो अरब तो नहीं हो सकते ना। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो सेक्टेरियन नेचर ऑफ द डिस्प्यूट है वो कश्मीर और पैलेस्टाइन डिस्प्यूट अलग अलग है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है कि दोनों ही लड़े जा रहे हैं किसके थ्रू? नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। हिजबुल्लाह, हमास, ये सब क्या है, हुती, ये सब क्या है? सारे नॉन स्टेट एक्टर्स। और यही हमारे यहाँ भी लश्कर जहांगीर, लश्कर तैयबा, लश्कर ये, लश्कर वो, ये सब भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे दोनों। हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर, और इस वक्त भी मैंने आपको बताया 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की। तो कंसर्न थे उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उनको जो नोगोवारा जो डेप्यूटी है उन्होंने रिसीव किया, वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। फिर जिस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने डिनर दिया, बहुत आनंद दिया। फिर अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं चीमा साहब अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूक शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं जिस दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। जो आप बात कर रहे हैं कि चीमा साहब जो आपने बात अभी की है कि ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी हैं। खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की मौत हुई है, और उसको यहाँ वेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था, ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है, वेस्ट को बहुत बड़ा साइन।
परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें, परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त। कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे, अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन बेलारूस हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट। ये भी बहुत बड़ा सीन। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, ये मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि 2 लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत है। पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख के कहा है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। कल व्हाइट हाउस का जो लॉग बुक है उसको डिस्कस किया गया है, उसमें एक यूरोलॉजिस्ट, उसमें न्यूरो सर्जन है वाटर रीड हॉस्पिटल का, उसकी एंट्रियां देखी गई है कि वो आता है बाबा जी का इलाज करता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा जी बीमार है उसी तरीके से अमेरिका बीमार है। पहले क्यूबा में रशिया ने आके एक्सरसाइज की, यहाँ पे ये जून टीथ मनाते रहे, ये फादर्स डे मनाते रहे, और क्या कहते थे, हनूज दिल्ली दूरस्त, यहां ये नारे लगाते रहे। तो आज ये मैं समझता हूं बहुत बड़े स्टेप हैं जो रशिया ने इस पे मिसाइल दागे, 6 शहरों को उन्होंने निशाना बना के रख दिया, और चाइना ने एक्सरसाइज शुरू की। हाँ, इसका एक और चीज यहां बताऊंगा, फायदा किसको है। फायदा ये है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टियों के प्राइसेस आज और बढ़ जाएंगे। वो किस तरह बढ़ेंगे? वेस्ट जो है, बाबा जी बाइडेन के साथ जो लुटेरे उनके हैं, जो हमारे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो शागिर्द हैं, जिसमें टोनी बिल्किन भी शामिल है, लॉयड ऑस्टिन भी है। टोनी बिल्किन बोइंग में है और लॉयड ऑस्टिन रेथियन से। इनकी लॉटरी निकल आई है, क्योंकि ये अब वो जो हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल रशिया का गिरा है, ये नेटो वाले बच्चे अपने जो 32 इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे डीसी में, उनको डराएंगे कि अब पैसे दो। कांग्रेसमैनों को डराएंगे कि पैसे दो, पैसे दे यूक्रेन को। और यूक्रेन सबसे करप्ट तरीन कंट्री है यूरोप का, और वहां पैसा जाएगा 70% पैसा दुबई और रियल एस्टेट में अबू धाबी चला जाएगा। ये पता है इनको, अमेरिकन को भी पता है, को मैं नई बात नहीं बता रहा। मैं अगले दिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, उनकी वाइफ ने बहुत बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी। मैं समझ रहा था शायद ये फेक न्यूज है, लेकिन उसको बीबीसी ने कल कवर किया। बीबीसी इज सर्टिफाइड, इस मेरे ख्याल में अच्छा एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भी कवर किया है कि उन्होंने मिलियंस की गाड़ी खरीदनी चाहिए। पैसा जो है अमेरिकन का पैसा हो, हराम का पैसा कहते ना, हराम की मुर्गी तो काजी पे भी हलाल है, वो तो फिर हलाल है ना। तो बदबख्ती किसकी होगी? मेरे जैसे अमेरिकन की, जो यहाँ पे काम कर करके जिनके सत्यानाश हो चुका है। मेरा खून और स्वेट, माई ब्लड एंड स्वेट विल रीच टू दुबई। ये इसका अलमिया है। और दूसरी जो मैं समझता हूं, आज जो ड्रामा यहाँ पे नेटो का शुरू हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, ट्यूसडे से थर्सडे तक ये ड्रामा होगा। यहाँ पे 32 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, 75 साल 75 ईयर्स इनको हो चुके हैं नेटो को। एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकट्ठे होंगे, नेटवर्किंग करेंगे, अपने अपने मुल्कों से पैसे ला के वहां यहाँ वॉशिंगटन डीसी में
अच्छी अच्छी विस्कियां पियेंगे, खाने खाएंगे, एक दूसरे को लतीफे सुनाएंगे, जाती दफा मेरे जैसे लोगों के पैसे डॉलर लेकर यूरोप चले जाएंगे, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन तार साहब, वो नेटो का एक फायदा तो है कि रशिया डरा रहता है, वो यूरोप पे हमला नहीं करता, वरना यूरोप पे वो हमला कर दे, अगर वो ये जो इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 5 कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तस्वर किया जाएगा, वो काम तो कर रहा है, रशिया डरा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पे? ये गलत बात। मैं अगर डरा होता तो इनको सलामी ना पेश करता 21 तोपों की शाम को। कल शाम को इनके समिट शुरू करने से पहले उन्होंने 21 तोपों की सलामी पेश की। अगर डरा होता तो ये ना करता शाम को। चाइना डरा होता तो बेलारूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज ना करते। उन्हें पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबुल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया है। और यूक्रेन की जंग आज से शुरू नहीं हुई है। दूसरी, मैंने माजी में भी बताया है चीमा साहब कि यहां के जर्नैलों की इंटेलिजेंस फ्लोर, सबसे पहले फ्लोर कहां हुई थी इनकी? इराक में हुई थी सबसे पहले। उसके बाद इनकी अफगानिस्तान में फ्लोर हुई। तीसरी यूक्रेन के बारे में फ्लोर है। इनको कोई पता नहीं है, इनको कोई पता ही नहीं है चीमा साहब दुनिया में हो क्या रहा है। दे हैव बिकम अ करप्ट कंट्री। मैं पता नहीं, ये पाकिस्तान का पानी मंगा के पीना शुरू कर दिया इन्होंने यहां अमेरिकनों ने, या क्या वजह है? इनके अंदर वही बीमारी पाकिस्तानियों वाली आती जा रही है, पता नहीं क्या बात। मैं हर रोज चीखता हूं, जिस करप्शन को, बददियानती को मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, वो मेरे पीछे आ गई यहाँ पे अमेरिका। मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा इनमें। हर दूसरा अमेरिकन करप्ट तरीन है। सिस्टम इनका, मैं जब आया था, पढ़ता था यहाँ पे, सुना था चेक एंड बैलेंस सिस्टम की वजह से तरक्की कर रहे हैं। वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो चुका है। ना जुडिशरी को पता है क्या कर रही है, ना लेजिस्लेशन को पता है क्या कर रही है, ना व्हाइट हाउस को पता है क्या कर रही है, ना सदर को पता है। पता नहीं, सुना है कोई डीप स्टेट चला रही है, कोई ओबामा नाम का आदमी है वो चला रहा है। कभी कहते हैं जिल बाइडन चला रही है, कभी कहते हैं वो एक नशेई सा इसका लड़का है प्रेसिडेंट, कभी कहते हैं वो चला रहा है। मुझे तो चलता ये भी नहीं नजर आ रहा। जिस तरह पाकिस्तान रेंग रहा है उसी तरह ये भी रेंग रहा है। कोई पता नहीं। इन्फ्लेशन की हालत ये है। कल किसी ने मुझे एक भेजा, मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे कल किसी ने एक व्हाट्सएप किया मैसेज कि मैक्सिको अमेरिकन को डिपोर्ट कर रहा है। यहां से जो लोग हैं अब वो महंगाई से कुचले हुए मैक्सिको जा रहे हैं और वो डिपोर्ट कर रहे हैं उनको, अमेरिकन को। और ये टाइम आएगा चीमा साहब। दर हकीकत दो मसाइल होते हैं जब लोगों पे इस वक्त देखें, कौमों के ऊपर बुरे टाइम आते रहते हैं, लेकिन कौमें उनको खद्दा पेशानी के साथ उसको फेस करते हैं। लेकिन जब यही कहते रहे मुसलसल, हनूज दिल्ली दूर, कहते गाना मुजरा जारी रखा जाए, नाच गाना जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूर, तो फिर क्या होता है कि वो अगले घर में आके घुस के थप्पड़ों से मारते हैं। बिल्कुल यहाँ ये भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जिस तरह आप पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि लोग बच्चे बेच रहे हैं सेनेट में, इस्लामाबाद क्लब की दूसरी बीवी और तीसरी बीवी की मेंबरशिप पे डिस्कशन हो रही है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, भारत, मोदी साहब, चाइना, अमेरिका मुस्तकबिल पे सारे डिस्कस कर रहे हैं। भाई उसको भी छोड़ दें, इसके छोटी सी बात करूंगा। आपके साथ के लोग, हसीना वाजिद इज इन चाइना, उसका 4 दिन का ट्रिप था, उसका शार्ट करके 2 दिन का कर लिया उन्होंने। 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बिजनेस के साइन किए। मैंने उसको आज बड़ी तफसील से पढ़ा है। और उससे पहले प्रेसिडेंट शी ढाका जा चुके हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला चीमा साहब कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से भी आगे थी। फिर उनका कॉटन का बिजनेस नीचे गया। हुसीना वाजिद भी बांग्लादेश के लिए तरक्की के लिए आगे जा रही है। जा नहीं रहे तो आप नहीं जा रहे। अब मैं उसकी बात करूंगा। शर्मिंदगी से मैं चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूँ पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं कहीं। मैं इसके दफा सोचता रहता हूँ 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है। लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक बाल खड़ा हो गया और ARY पे खबर चली है। इस अमेरिका वॉशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है, खराब ना करें तार साहब। ये खबर आई है, गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी इन वॉशिंगटन DC पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है। और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब है कह रहे हैं, मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करो, हमारे पास पैसे नहीं।